Section 61 right to redeem separately simultaneously कि किस तरह से एक प्रॉपर्टी को राइट क्या है मार्गेजर का जो है उसको सेपरेट रिडीम कराने का, या वक्तन फ़वक्तन वो किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रिडीम करा सकता है। सिमुलेटेनसी मीन वक्तन फ़वक्तन। A mortgager who has executed two or more mortgages in favor of same mortgagee shall, in the absence of contract to a contrary, with the principal money of two or more of mortgages he becomes due, he entitled to redeem any one of mortgagee separately or any two or more such mortgagee together। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आदमी एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा का मालक है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह रिडेम्पशंस वागजार करा सकता है कि जिस अदारे से मॉर्गेजर ने लोन लिया है या किसी को वागजार करता है तो उसमें जो एक प्रॉपर्टी है एक को करता है या दो को करता है। फिर वो कहता है, इसमें कहता है कि फेवर ऑफ सेम मॉर्गेजी शेल, कि उसी प्रॉपर्टी की दोबारा अगर वो मॉर्गेजी करना चाहता है तो उसको पहले वो रिडीम करेगा, रिडेम्पशन करेगा, वागजार कराएगा, रिहाई कराना, ठीक है, छुटकारा हासिल करना। तो वो पहले जो है वो उसमें अपनी जो है प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा हैं तो उसको वागजार कराएगा। अगर उनका टाइम मुकम्मल होता है टर्म एंड कंडीशन के तहत कि एक प्रॉपर्टी है वो साल के लिए जो लोन लेता है, दूसरी जो है वो 2 साल के लिए लेता है, लेकिन अगर साल वाली का टाइम पहले जो मुकम्मल हो चुका है अगर वो उसको रिडीम कराना चाहता है, वागजार कराना चाहता है, छुटकारा हासिल करना चाहता है तो उसकी रकम जो है वो लोन की रकम जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको वापस करने करेगी। तो फिर इसमें कहता है क्या सेपरेटली वो कर सकता है? यस, सेपरेटली वो कर सकता है। तो उसका जब वो कहता है वक्तन फ़वक्तन, अगर एक का वक्त पूरा हो चुका है तो फिर उसको करेगा, जब दूसरी का होगा तो दूसरी करेगा। अगर वो वक्त से पहले जो है उसकी रिडेम्पशन कराना चाहता है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दोबारा उस अदारे को जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो इस सूरत में वो यही है कि व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2 or more ऑफ द मॉर्गेजेस हैज़ बिकम ड्यू, कि जब वो ड्यू हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, बी एंटाइटल्ड टू रिडीम एनी वन सच मॉर्गेज सेपरेटली, कि वो सेपरेटली जो है किसी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको वागजार करा सकता है। एनी टू ऑफ मोर ऑफ सच मॉर्गेज टूगेदर, तो दोनों को भी इकट्ठा कर सकता है। तो इस मैटर में वो कहता है मॉर्गेजर सीक टू रिडीम एनी वन मॉर्गेज शेल इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रैक्ट to contrary be entitled so without paying any money, any separate mortgage by him, by any person together when a claim property the compromise in the mortgagee which has seek to redeem। तो इन हालात में वो कहता है कि जब प्रॉपर्टी वागजार कराना चाहता है तो वो अगर मॉर्गेजी है तो उससे अगर कंप्रोमाइज़ करके, कंप्रोमाइज़
विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। ठीक है, अगर कोई अदारा है तो अदारे का तरीका ये है कि जैसे मैंने पिछले जो है लेसन में आपको बताया था कि रिडेम्पशन का एक अपना कानून है। आप किसी मालियाती अदारे से, बैंक से जो है आप लोन लेते हैं तो वो टर्म और कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से जो है आप उसमें रकम हासिल करेंगे, लोन हासिल करेंगे फॉर ए फिक्स पीरियड को। जब आप फिक्स पीरियड पर वो बैंक को इंटरेस्ट भी देते रहेंगे और आप यूज़ करते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोजेशन जो है ये कन्वर्ट नहीं होगा, पोजेशन में मार्गर का ही रहेगा। जो मार्गेज कर रहा है, रहन कर रहा है, वो उसका पोजेशन उसका रहेगा, पोजेशन इसमें डिलीवर नहीं होगा। तो इन दीज रिस्पेक्ट के वो मार्गेजर जो है वो उसमें से अपना जो है वो प्रॉफिट जो है वो उससे इस्तेफादा हासिल करता रहेगा। ठीक है, अगर वो एक प्रॉपर्टी पर करना चाहता है तो फिर भी कर सकता, सेपरेट कर सकता है तो फिर भी करना, अगर बहुत करना है तो ही कैन डू। तो ये उसका राइट है कि वो कर सकता है। आगे फिर सेक्शन 2, राइट ऑफ इजी फ्रैक्चरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन। वो कहता है कि राइट ऑफ इजी फ्रैक्चरी कि जो इस्तेफादा करता है, हक रखता है, जिसको हक हासिल है उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, हक इस्तेफादा रखने वाला या फ़ायदा हासिल करने वाला शख्स वो कब्ज़ा जो है वो किस तरह हासिल कर सकता है। मॉर्गेज टू ए रिकवर इन पोजेशन इन केस ऑफ इजी फ्रैक्चरी मॉर्गेजी। ठीक है, मॉर्गेजी रहन रिंदा जो है वो किस तरह जो कर सकता है। द मॉर्गेजर हैज़ राइट टू रिकवर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। वो कहता है कि जो मॉर्गेजर है, रहन दहिंदा है, जब वो किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेना चाहता हो, ठीक है, ही राइट टू रिकवर पोजेशन के वो हक रखता है, कानूनी हक रखता है ऑफ ए प्रॉपर्टी टुगेदर विद द मॉर्गेजी डीड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द मॉर्गेज्ड। वो कहता है कि वो मॉर्गेजी डीड से इकट्ठा उससे तमाम डॉक्यूमेंट जो रिलेटिंग है वो मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी जो की हुई है, रहन दी हुई थी, वो हासिल कर सकता है। विच आर इन पोजेशन पावर ऑफ मॉर्गेजी, जो कि उस वक़्त मॉर्गेजी के हक में थी, वो उसको जो है वो वापस कर सकता है और उससे वो पोजेशन ले सकता है। फिर उसमें क्या, वेयर द मॉर्गेजी इज अथोराइज्ड टू पे हिमसेल्फ टू ए मॉर्गेजी मनी फ्रॉम द रेंट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी विच सच मनी इज पेड। वो कहता है कि जहाँ मॉर्गेजी जो है उसको अथोराइज किया हो हिमसेल्फ फ्रॉम हिमसेल्फ दी मॉर्गेजी मनी, कि जो गिरवी जिसने दी हुई है या जिसने मॉर्गेजी मनी है जिसके पास फ्रॉम दी रेंट, जो कि उसने मॉर्गेजी ने वो मनी हासिल की है, क्या, कैसे, फ्रॉम दी रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि उसके किराए से या प्रॉफिट जो है उस प्रॉपर्टी पर उसने हासिल किया है। व्हेन सच मनी इज़ पेड, कि वो उसको मनी जो है मॉर्गेजर को जो है वो पे करनी पड़ेगी। अनदर व्हेन द मॉर्गेजी इज अथोराइज्ड टू हिमसेल्फ, वो उसमें आ गया कि वो जो उसमें मॉर्गेजी जो है वो पे रेंट एंड प्रॉफिट जो हासिल करेगा वो उसको जो है वो मॉर्गेजर को देना पड़ेगा। वेयर द मॉर्गेजी अथोराइज्ड टू पे हिमसेल्फ फ्रॉम रेंट एंड प्रॉफिट
फिर उसकी आगे तफसील करता है कि मार्गेजी जो जिसको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो बजाते खुद रेंट प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ देयर पार्ट ऑफ मार्गेजी मनी when the terms, if any, prescribed the payment of the mortgage money is expired and the mortgager pay or tenders to the mortgagee money or the balance therefore deposit in the court or hereafter provided. वो कहता है कि वो जिसको अथराइज होगा वो जो है हिमसेल्फ और वो जो है वो उसके रेंट और प्रॉफिट की रकम जो है वो उसको वापस करेगा पार्ट ऑफ दी मॉर्गेजी मनी। तो जो मॉर्गेजी मनी की तरफ से वो पार्ट ऑफ वो उसका हिस्सा होगी मॉर्गेज मनी का। व्हेन दी टर्म्स कि जब ये कंडीशन हो, इफ़ एनी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पेमेंट या पेमेंट के लिए कोई इस किस्म की कोई तहरीर हो कि मॉर्गेजी मनी हैज़ एक्सपायर्ड, कि मॉर्गेजी मनी जो है उसकी मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, एंड दी मॉर्गेजर पे ऑल टेंडर टू ए मॉर्गेजी दी मॉर्गेजी मनी, तो वो जो रकम मॉर्गेजी के ज़िम्मे है उससे मॉर्गेजर जो है उसको अदा करेगा। और द बैलेंस ऑफ द डिपॉजिट इन एज ए हेयर आफ्टर प्रोवाइडेड, या कोई अदालत इस किस्म की कार्रवाई है तो अदालत उसको वो हुक्म देगी। तो इन दीज रिस्पेक्ट जो है वो कहता है कि जिसको कोई राइट हासिल है तो वो इन ऑल कॉस्ट मॉर्गेज टू रिकवर पोजेशन, के वो जो है मॉर्गेजी से अपना जो है वो पोजेशन कब्ज़ा प्रॉपर्टी का जो वो हासिल कर सकता है। अगर नहीं तो फिर उन टर्म और कंडीशन पर जो है वो हासिल करेगा। अगर वो कहता है कि उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है या एक्सपायर हो चुकी है तो वो उस मनी से जो कि उसकी हासिल करता है उसमें से कोई मिन्हा कर ली जाएगी। वरना वो कहता है कि अगर वो अपना कब्ज़ा लेना चाहता है प्रॉपर्टी का तो इन दीज रिस्पेक्ट्स इस सेक्शन के तहत जो है वो कब्ज़ा हासिल कर सकेगा और कोई उसको ऐसी बात मिन्हा नहीं है। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन विल बी ले डाउन अंडर सेक्शन 62 कि इसमें हर लिहाज से जो है इसका जो है कानून की पासदारी करते हुए जो है इज़ फ्रैक्चरी जो है वो जिसको हक़ के इस्तिफ़ादा या जो हक़ रखता है मॉर्गेजर टू रिकवर पोजेशन, तो वो अपना जो है उस ज़मीन का या उस जगह का जो है पोजेशन इन ऑल कास्ट ले सकता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा अमर माने नहीं कि वो कब्ज़ा नहीं ले सकता। ठीक है, ओके, आगे आ गया 63 एक्सेशन टू मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। वो कहता है कि रज़ामंदी, इसके उर्दू में मैंने है रज़ामंदी, अल्हाक, तख्त नशीन। ठीक है, तो इसमें वो कहता है वो किस तरह रज़ामंदी जो है मॉर्गेजर से हासिल कर सकता है। जो मॉर्गेज रखी गई है प्रॉपर्टी वो किस तरह रज़ामंदी से वो वापस हो सकती है। एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी वेयर मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ द मॉर्गेजी, कि जब एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ मॉर्गेजी, कि किस पे जिसके पास रहन रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है मॉर्गेजी, ठीक है, उसका पोजेशन जो है किस तरह लिया जाता है। ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मॉर्गेजी, कि उसी दौरानिए में उसी वक्त जब कि वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है, कंटिन्यूसली वो जारी है, ड्यूरिंग दैट टाइम, कि जब कि उसके पास कब्ज़ा है तो वो उसको इस्तिफ़ादा उससे कर रहा है,
रिसीव्ड एनी एक्सेशन, कि उसको कोई किसी बात पर रजामंदी पर ज़ाहिर की जाती है, उसको इत्माद में लिया जाता है। दी मार्गेजर अपॉन रिडेम्पशन, के मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर्टी को रिडेम्पशन कराना चाहता है, वागजार कराना चाहता है। शेल इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रैक्ट इन द कंट्रेरी बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट मॉर्गेजी टू सच ऑक्सेशन, कि जो है वो मॉर्गेजी के ख़िलाफ़ उसको रजामंदी करनी पड़ेगी, उससे जो है वो उसको मुआहदा करने पर करेगा और उस सूरत में एक्सेशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो उससे वागजार कराएगा। तो इसमें सिंपली ये है कि 63 में कि उसकी रजामंदी जो है वो हासिल करने की जो है वो कोशिश करेगा। एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, और जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वागज़ा रखी गई है उसको रिडेम्पशन के ज़रिए जो है वो मॉर्गेज जो है वो वापस ले सकता है उसका कब्ज़ा। ठीक है, तो यही है कि वो कहता है कि इसमें कंट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं, एब्सेंस ऑफ कंट्रैक्ट बी एंटाइटल अगेन द मॉर्गेजी टू सच एक्सेशन, कि उसकी रजामंदी हासिल होनी चाहिए। यार अदालत में ठीक है, तो इस तरह ये जो है इसमें कब्ज़ा या पोजेशन हासिल किया जा सकता है। तो इस किस्म की कोई अवाम नहीं है कि मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजी से अपना जो ज़मीन का कब्ज़ा जो उसको राइट कानून ने दिया है उसके तहत हासिल कर सकता है। इन द रिस्पेक्ट एक्सेशन टू ए मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी इन सेक्शन 63 वेयर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगेन आई से टू लिसन मी with attention. 63 accession mean रजामंदी अल्हाक। वेयर मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज पोजेशन ऑफ दी मॉर्गेजी, इसमें सीधा सीधा है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के जो है जो उसके पास उसका पोजेशन है ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मॉर्गेजी, कि उसी दौरानिए में उसी वक्त में या उसी पीरियड में रिसीव्ड एंड एक्सेशन, कि वो रजामंदी हासिल करता है उससे लेता है मॉर्गेजर अपॉन रिडेम्पशन, के वो अपनी ज़मीन जो है वो वागजार कराना चाहता है। मॉर्गेज इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रैक्ट बी एंटाइटल टू ए मॉर्गेज टू सेट एक्सेशन, के वो उसकी रजामंदी से वो उसको हासिल कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मालिक होता है उससे जो है कंट्रैक्ट के तहत जो उसने कंट्रैक्ट किया होता है मॉर्गेजी के साथ, मॉर्गेजर ने, तो उस कंट्रैक्ट के साथ दोनों जो है अपनी रजामंदी से, अपनी कंसेंट से, कंप्रोमाइज़ से जो है एक दूसरे की जो है वेलफेयर के लिए, एक दूसरे की प्रॉपर्टी का या अपने मफाद का लिहाज कर रखते हुए उन टर्म एंड कंडीशन को जो है उन्होंने कंप्लीट करना होता है। तो इसमें जो है सेक्शन जो है ये आपको 61, 62 एंड 63, तो इसी लिहाज से ये सेक्शन जो है 63 जो है ये आपको इस लिहाज से ये इजाज़त देता है कि आप रजामंदी से जो है एक्सेशन मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वागजार करा सकते हैं। रिडेम्पशन, वागजार, छटकारा, नजात, तो इस सूरत में आप जो है ये अब जो मॉर्गेजर है उसकी प्रॉपर्टी जो है आप वागजार बजरिया रिडेम्पशन करा सकते हैं। ये मॉर्गेजर जो है उसको ये अथॉरिटी है कि मॉर्गेजी से ये वो एक्सेशन, वो कहता है पहले तो रजामंदी होनी चाहिए,
तो टर्म एंड कंडीशन, जब टर्म एंड कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू 62 एंड 3 तो सेक्शन, तो आपको किसी किस्म की कोई इसमें कोई अमर माय नहीं होगा कि आप प्रॉपर्टी को जो है उसका कब्ज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द टू पार्टीज़ तो मार्गेजी जो है वो ज़मीन को जो है वो खाली नहीं करता अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन। तो इन दिस रिस्पेक्ट ही कैन फाइल ए सिविल सूट इन द ऑनरेबल सिविल कोर्ट। तो वो उसमें जो है वो प्लेंटिफ जो है मार्गेजर जो प्लेंटिफ भी होगा और वो जो है उन टर्म और कंडीशन को जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है अदालत में पेश करेगा और अदालत को जो है तमाम हक़ाइक़ बताएगा। और टर्म एंड कंडीशन विद नंबर्स 1 कंडीशन 1 2 3 4 5 तो इनने ये तमाम कंडीशन की खिलाफ वर्जी की है। तो उसमें मैंने पिछले सेक्शन में बताया था। ओके ओके, तो इन दी रिस्पेक्ट तो सबसे पहले तो वो क्या कहता है एक्सेशन, रजामंदी होनी चाहिए। 63 already I have told to the all students के सेक्शन ओके 61 62 and already I am going to in section 63. I briefly told to you in all respect in easy language and also in Urdu. तो इन दीज रिस्पेक्ट तो जब दोनों पार्टियों की रजामंदी से तो जो वो कहता है कि ये इसीलिए टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, ताकि कोई भी पार्टी जो है उस कंडीशन को जो है वो उसकी वायलेशन नहीं करे इन एनी कास्ट। तो लॉ प्रॉपर्टी सिर्फ आपको ये बताता है कि आपके मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी के क्या राइट्स हैं। फिर आगे आ जाता है मॉर्गेज मनी कि जो वो बैंक से जो है वो लोन लेता है। तो इन दीज रिस्पेक्ट मैंने आपको ब्रीफली जो है ये 63 बताया है। तो इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉर्गेजी रहन गिरवी, मॉर्गेजर गिरवी करने वाला, मॉर्गेजीज रहन दहिंदा, मॉर्गेजी मनी जो रकम बैंक से कर्जा लिया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है आई अगेन टोल्ड यू प्लीज़ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन। तो यू कैन इन very carefully see and listen these sections. I will very thankful to you if you are I am very thankful to you if you listen to me with intentionally. Okay, thank you very much. Any question?